Assalamu alaikum everyone. Welcome to this session. चलें जी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सॉकेट्स क्या होती हैं और सॉकेट्स किस तरह से वर्क करती हैं और कौन से ऐसे इन्वायरमेंट हैं जिनके अंदर जो है सॉकेट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और एट दैट मोमेंट आई टोल्ड यू गाइस कि जो हमारा जितना भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है या ये जो हम इंटरनेट जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यूज़ कर रहे हैं या जिन एप्लीकेशंस का हम फ़ायदा उठा रहे होते हैं इस वक्त, वो इसी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस कर रही हैं। और इन तमाम मशीन्स की ओवर द इंटरनेट जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है ये सारी सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है। इसके अंदर जो है अब हम थोड़ा सा इन डिटेल जाएंगे और आज हम जब इसको थोड़ा इन डेप्थ देख रहे होंगे तो आई वुड लाइक टू यूज आज हम सॉकेट प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा इन डेप्थ देखना चाहेंगे और उसके लिए मैं यूज करना चाहूंगा IBM की डॉक्यूमेंटेशन। IBM एक कंपनी है, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो या शायद अक्सरियत जानती हो या हो सकता है आप में से कोई ना जानता हो। ये बहुत ही पुरानी कंपनी है और अल्लाह के फजल करम से ये अमेरिका की वन ऑफ द टॉप कंपनीज में से एक है। और ये जो है मशीन्स बनाते हैं, जो हम मशीन्स यूज करते हैं, ये IBM जो है ये वो कंपनी है जो ये मशीन्स के प्रोड्यूसर्स हैं। बहुत पुरानी कंपनी है। गूगल फेसबुक तो आजकल की कहानी है ना, ये दे हैव द लेगेसी और ये मतलब कुछ डेकेड से जो है ना ये मशीन्स बना रहे हैं और बहुत अर्ली इन्होंने काम स्टार्ट किया था। तो इनकी एक डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी PDF भी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा और हम जरा इनकी थोड़ा देखते हैं कि यार ये क्या समझते हैं इसको। और मैं इनकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहां से मैं आपको ना कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, तो ये आप जरा कुछ देखें। ये टेक्निकल साइड भी है और यहाँ से मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा समझें, बिकॉज मैंने आप लोगों को पहले भी रिक्वेस्ट की थी और बताया हुआ है कि आई डोंट बिलीव इन हैविंग दैट मच नंबर ऑफ स्लाइड्स। मैं आपको प्रैक्टिकली जहाँ से नॉलेज मिलता है आपको वो जगह जानबूझ के दिखाता हूँ सो दैट आप खुद वहाँ एक्सप्लोर कर सकें और नए एक नई जिसको कहते हैं जहद के साथ आप चीज़ों को सीख सकें। सो एज वी कैन सी on one side there is a server and on other side there is client। client का मतलब आपका मोबाइल और सर्वर का मतलब गूगल मीट का सर्वर जिसके साथ आप इस वक्त कॉल पे कनेक्टेड हैं। ओके, तो अभी आपने जब कॉल ज्वाइन की मैं ये वो सिनेरियो बताने लगा हूँ और इस वक्त हम किस स्टेज के ऊपर हैं मैं वो आपको सिनेरियो बताने लगा हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा ना सुन के। तो ये देखें, होता ये है कि जो आपके मोबाइल्स हैं यहाँ से एक सिस्टम कॉल हुई होगी। अभी थोड़ी देर के लिए आपने समझना है कि एक फंक्शन कॉल हुआ होगा। फंक्शन क्या, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई जो कोई ना कोई काम करती हैं और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये क्या करती हैं, ये आपके डिवाइस के ऊपर एक सॉकेट क्रिएट करती हैं। और ये जो है हमारा एक सर्वर है गूगल मीट का, उसने प्रीएम्प्टिवली अपने पास एक सॉकेट क्रिएट की हुई है और वो सॉकेट जो है मतलब उसने फर्स्ट कभी जिंदगी में एक दफा क्रिएट कर ली और फिर उसने जो है ना गूगल मीट का जो उसका प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ उसने इसको बाइंड कर दिया और बाइंड करने के बाद क्लाइंट साइड से क्या रिक्वेस्ट आती है उसको ये लिसन करना शुरू कर दिया। देखें आपको नाम बड़े क्लियर है, यानी सॉकेट का मतलब ये सॉकेट बनाई जा रही है, बाइंड का मतलब कि आप इसको सॉकेट तो बन गई, आप इसको किस प्रोसेस के साथ बाइंड करना है ये इसका ये मतलब है। ठीक है, आप हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़े डिटेल में ये बात की थी कि सॉकेट बजाते खुद क्या होती है। सॉकेट दो चीजों का मजमुआ है, एक है आपका IP एड्रेस और दूसरा है आपकी पोर्ट। फिर मैंने इसमें एक चीज क्लियर की थी कि IP एड्रेस जो है ये इंटरनेट पर जो मशीन कनेक्ट होती है तो मशीन को एलोकेट होता है। तो अगर मेरे कंप्यूटर के ऊपर या मेरे मोबाइल के ऊपर जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, अगर उसके साथ 100, 150, 200 मिसाल के तौर पर मैंने एप्लीकेशंस या छोटे छोटे प्रोसेसेस किए हुए हैं तो हर एक प्रोसेस के लिए IP एड्रेस सेम होगा। मेक सेंस? लेकिन इसके अंदर जो एक चीज डिफरेंट होगी वो क्या है, वो है हमारी पोर्ट। तो अब जो हमारी पोर्ट है वो एक्चुअल में क्या है, पोर्ट इज बेसिकली अ फाइल जिसको रीड और राइट किया जा सकता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जब हम सॉकेट क्रिएट कर रहे हैं तो ये सॉकेट क्या कर रही है, सॉकेट दो काम कर रही है। पहली चीज इसमें क्या है कि आपके IP एड्रेस को यूज करती है, दूसरी चीज क्या है आपके एक पोर्ट को यूज करती है। पोर्ट मींस एक फाइल का नंबर, एक डिस्क्रिप्टर जहां पे कुछ ना कुछ लिखा जा सके और इन दो चीजों को इकट्ठा करके आपके किसी प्रोसेस को असाइन कर देती है। ठीक है, अब एक प्रोसेस मल्टीपल सॉकेट्स ओपन कर सकता है।
ठीक हो गया। तो और उस सॉकेट के ऊपर लिखा जा सकता है ना। द नेक्स्ट थिंग इज कि जो हमारा क्लाइंट है उसने क्या किया, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मैंने ये मीटिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है। लेकिन जब आपने क्लिक किया तो गूगल का जो सॉफ्टवेयर है गूगल मीट, ये आपसे पहले पूछता है जी आप कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए ये इसका अपना इंटरफेस है, लेकिन जब आप ओके कर देते हैं ज्वाइन पे, तो इन द मेन टाइम ये क्या करता है, ये 3 काम करता है। सबसे पहला काम करता है कि ये एक सॉकेट क्रिएट करता है। सॉकेट क्रिएट करने के बाद उसको इस प्रोसेस के साथ बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद ये कनेक्ट करने की कोशिश करता है गूगल के सर्वर के साथ विद द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो कि हमने इसको दी होती है कि भाई ये वाला नंबर है, इसको इसके थ्रू कनेक्ट करो इस वाली मीटिंग को। और कनेक्ट के थ्रू जो है वो उसको रिक्वेस्ट भेजता है। वहां पे लिसन जो है, ये वहां पे क्या मतलब सर्वर जिस वक्त बैठ के इंतजार कर रहा है कि जी मेरे पास रिक्वेस्ट है, मेरे पास रिक्वेस्ट है। और जैसे उसको रिक्वेस्ट आती है वो उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद क्या करेगा, वो मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है कि जी क्या इसको ऐड करना है या नहीं करना। और अगर आपको ने ऑलरेडी अलाउ किया उसको चेक करके अलाउ करके ओके कर देता है, नहीं तो मैं जब उसको ओके करता हूँ तो फिर उसको एक्सेप्ट करता है। और देन उसको आप सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन के फंक्शन शुरू हो जाते हैं आपके दरमियान और गूगल के सर्वर के दरमियान। अभी तक जो मैंने बात की ये सारी की सारी आपके सर के ऊपर से गुजर जानी चाहिए, ये असूली बात है। अब मैं चीजों को थोड़ा सा आसान करता हूँ और सादे लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, और मैं रिपीट भी कर रहा हूँ ताकि जो न्यू ज्वाइनर्स है जिनको आधी बात समझ आई है उनको जरा क्लैरिटी हो जाए कि यार ये कहानी है क्या। मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि आप इस वक्त गूगल मीट की एक मीटिंग में ज्वाइन किया हुआ है आप सबने, गुड इनफ, आप सब इसका पार्ट हैं, ठीक है। अगली बात ये है जब आप इसका पार्ट हैं तो हो ये रहा है कि आपके मोबाइल या आपने लैपटॉप से अगर ज्वाइन किया हुआ है और गूगल का सर्वर, ये 2 हमारे पास मशीन्स हैं। आपका मोबाइल या लैपटॉप जिसे भी आपने ज्वाइन किया हुआ है इसको मैं क्लाइंट कह रहा हूँ, और जो गूगल का सर्वर है जहां पे गूगल मीट का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर रन कर रहा है उसको मैं सर्वर कह रहा हूँ। मेक सेंस। अब हो ये रहा है कि जो हमारा क्लाइंट है अगर इसने गूगल के सर्वर के साथ बातचीत करनी है तो सबसे पहले ये अपनी सॉकेट क्रिएट करेगा। सॉकेट क्रिएट करने का मतलब ये है कि आपकी मशीन का आईपी एड्रेस होगा, यानी इंटरनेट के ऊपर आपकी मशीन को किस नाम के साथ जाना जाएगा वो नाम को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। दूसरी चीज आपकी मशीन ये बताएगी कि अगर मैं जिस सर्वर के साथ कनेक्ट करने जा रही हूँ मुझे मैसेज भेजे तो मेरी किस पोर्ट के ऊपर मैसेज भेजे। पोर्ट का मतलब होता है एक फाइल जो आपके कंप्यूटर मतलब फिक्स करके रख देता है कि भाई ये इस प्रोसेस के लिए है, या इस वाले सर्वर के, जैसे हमने यहाँ बताया कि उस सर्वर के लिए फिक्स करके रख देगा कि भाई वही इसके साथ जो है बातचीत करे। तो क्या हुआ, सॉकेट बनी, सॉकेट के अंदर आपका आईपी एड्रेस और आपकी पोर्ट, ठीक है। सेम यही काम सर्वर ने भी किया, लेकिन हम सर्वर को भी डिस्कस नहीं कर रहे। अगला काम ये हुआ कि आपने सॉकेट बना ली, आपने उसको बाइंड किया किसके साथ कि भाई ये सर्वर जो गूगल मीट का प्रोसेस है ना जिसके साथ हमने बातचीत करनी है भाई उसके साथ जो है ना आपने बाइंड कर दिया। अगला काम क्या किया, अच्छा सॉरी, सॉकेट क्रिएट हुई। सॉकेट क्रिएट करने के बाद जो प्रोसेस आपने कहा है ना जिसको आपने यूज करना है, यानी ये गूगल मीट का आपका यहाँ पे ऐप चल रही है, ये जो आपने ब्राउजर में meet.google.com ओपन किया हुआ है, तो बेसिकली इसके साथ बाइंड हुआ। अब बाइंड करने के बाद क्या हुआ, अब ये वाला जो प्रोसेस है ना इस सॉकेट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा किसको, आपके सर्वर को। जो गूगल मीट का सर्वर वो गूगल के पास अमेरिका में पड़ा हुआ है, वहां उसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई ये मेरी मीटिंग का नंबर है, ये मैं उसकी ऑथेंटिकेशन पासवर्ड है, ये मैं हूं और मुझे कनेक्ट कर लो, ठीक है। अब सर्वर अपनी तरफ से क्या करे, ये काम ये जो क्लाइंट साइड का बता रहा हूँ ना कनेक्ट तक, ये मेरे समेत आप सब ने ये किया है। हम इस वक्त अगर मीटिंग में 11-12 जितने भी लोग हैं हम सब ने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म की है। अब ऑन द अदर साइड क्या हो रहा है, जो सर्वर साइड है, सर्वर ने सबसे पहले अपनी सॉकेट क्रिएट की। सॉकेट क्रिएट करने के बाद अपना इस प्रोसेस के साथ बाइंड किया। बाइंड करने के बाद लिसन करना शुरू कर दिया, जी मेरे पास कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही, ठीक है। और लिसन करने के बाद जब उसके पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो फिर वो देखता है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। अगर उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर क्या होता है कि उसके साथ, यानी वो जिसको उसने एक्सेप्ट किया होता है उसके साथ उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। और बातचीत कैसे शुरू होती है, यानी वो अब रिक्वायर्ड मैसेजेस आपस में एक दूसरे को सेंड करना शुरू कर देते हैं। यानी कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा मैसेज जो है गूगल के सर्वर के पास पहले जाता है, गूगल का सर्वर जो रेलेवेंट ऑडियंस जो इस मीटिंग में कनेक्टेड है उन सबको सेम मैसेज मतलब भेज देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है।
और इस तरह से आप जो है वो गूगल के सर्वर के साथ कनेक्टेड है, मैं भी गूगल के सर्वर के साथ कनेक्टेड हूँ, मेरा मैसेज गूगल के सर्वर के पास जाता है और फिर गूगल के सर्वर से राउट होता हुआ आपके पास आता है। और ये जो हमारा सेंड एंड रिसीव के मैसेजेस चल रहे हैं ना, ये वाली कहानी है जो सेंड एंड रिसीव के फंक्शंस नीचे लिखे हुए हैं, देख रहे हैं आप सब। जब तक हमारी मीटिंग चलती रहेगी तब तक हम स्टेज के अंदर होंगे, कहाँ पे, सेंड एंड रिसीव फंक्शंस के अंदर। और जब हम सेंड एंड रिसीव फंक्शन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम दोनों तरफ से अपना कनेक्शन क्लोज कर देते हैं जब हम मीटिंग एंड करते हैं। तो आपने बहुत सादा तरीके से ये समझा कि दुनिया के अंदर जो एग्जिस्टिंग इंटरनेट है, उस एग्जिस्टिंग इंटरनेट के अंदर जो सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है कम्युनिकेशन का, वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर एक मशीन क्लाइंट होती है जो सर्विस ले रही होती है, एक मशीन सर्वर होती है जो सर्विस दे रही होती है। हमारे केस में meet.google.com सर्वर है और आप सब इंक्लूडिंग मी, हमारे मोबाइल्स, हमारी मशीन्स क्या हैं, हम सब लोग क्लाइंट्स हैं। हम क्लाइंट्स जो है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर हमें उसका रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ तक अगर आप सब क्लियर हैं, जो भी तक मैंने कहानी सुनाई है, तो प्लीज अपने टेक्स्ट मैसेजेस के अंदर यस लिख दें। इफ यू आर नॉट क्लियर तो आप मुझे बताएं कि इफ देयर इज सम क्यूरी और सम क्वेश्चन, या अगर आप रिपीट करना चाहते हैं मुझे बता दें, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। रिदा क्लियर, ओके गुड। मुजम्मिल को क्लियर है, गुड। अथर को क्लियर है, मैमो को भी क्लियर है, वेरी गुड, गुड हो गया। तो यानी ऑन एवरेज सबको ठीक है जी, रफीक साहब, फैज, सो यू ऑल आर डन आई थिंक। अब सबको अभी बात समझ आना शुरू हो गई है कि भाई ये क्लाइंट और ये सर्वर आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, और जब ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ये कौन से फंक्शन यूज करते हैं। मजे की बात यह है कि जब भी हमने कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसके अंदर हमने सॉकेट प्रोग्रामिंग करनी हो, चाहे हम सर्वर का कोड लिख रहे हो एज एन इंजीनियर, चाहे हम क्लाइंट का कोड लिख रहे हो, मजे की बात यह है कि जो आपके सामने फंक्शन नजर आ रहे हैं ना, इनके अलावा और कुछ नहीं लिखा जाता। यही अगर आप 7-8 फंक्शन अगर आप अच्छे तरीके से ठीक ठीक सेंटेक्स सही रखते हुए लिख लें और इसकी एपीआई को सही से कॉल कर दें, आपकी सारी सॉकेट प्रोग्रामिंग हो जाती है। कैसा, मतलब इतने बड़े आर्किटेक्चर के ऊपर अब इंजीनियर बन गए। देखिए मैं आपको डेवलपर नहीं बनाना चाहते कि टिपिकल डेवलपर को कख नहीं पता होता नीचे क्या चल रहा है, ये पता होता है बस कोड में जाओ, ये फंक्शन कॉल करो, ये कर देता है बस। मैं चाह रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, आप इसको अच्छे से समझ रहे हो कि भाई क्लाइंट होता है क्या, सर्वर होता है क्या, ये आपस में बातचीत कैसे करते हैं, अगर ये बातचीत कर रहे हैं तो किस तरह के फंक्शंस कब कब कॉल होते हैं, इनका फ्लो क्या होता है। तो ये चीजें अब आपको रटा करनी है। मैं ये हकीकतन आपको कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये आपको याद होने चाहिए कि सबसे पहले भी क्या कॉल होगा, सॉकेट क्लाइंट साइड पे, और सर्वर साइड पे अपना सॉकेट क्रिएट करेगा, अपना सॉकेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। फिर जब सॉकेट क्रिएट हो जाएगा फिर ये बाइंड करेंगे खुद को प्रोसेस के साथ, फिर बाइंड जब हो जाएंगे फिर क्या होगा, फिर ये लिसन करना शुरू करेगा सर्वर, और क्लाइंट क्या करेगा, वो कनेक्ट करेगा, ठीक है। जब वो कनेक्ट करेगा तो लिसन के बाद क्या होगी, कॉल एक्सेप्ट की, ठीक है। अब कनेक्ट की कॉल ना वो एक्सेप्ट से पहले और एक्सेप्ट के बाद दोनों जगहों पे ना हिट हो सकती है, गुड हो गया। फिर क्या है जी, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ये चीज है लिसन एंड एक्सेप्ट, ये शायद इनके ना वो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, ये भी मैं थोड़ी देर तक आता हूँ उसके ऊपर भी। वो दो टाइप्स होती है कम्युनिकेशन की। मिसाल के तौर पे चल इधर ही बता देता हूँ कि अगर ऐसी कम्युनिकेशन चल रही हो जिसमें हम चाह रहे हो कि हमारा डाटा नेटवर्क के ऊपर जाया ना हो, इसको कहते हैं सिक्योर्ड कम्युनिकेशन, नाम से पता चल रहा है सबको। इसी तरह से एक और कम्युनिकेशन होती है जिसमें डाटा जाया होने का चांस होता है, उसको हम कहते हैं कि भाई वो कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं है। अगर हम चाहते हो कि हमारी कम्युनिकेशन सिक्योर हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम दो चीजों के दरमियान टाइट कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो लिहाजा उसको कहते हैं कि ये हमारी टीसीपी कम्युनिकेशन है या कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है, ठीक है। टीसीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल भी मैं बता दूंगा, प्रोटोकॉल कहते हैं तरीकाकार को, जैसे आप कहते हैं ना यार ये बड़ा प्रोटोकॉल है उसका, यानी तरीकाकार है, प्रोटोकॉल तरीकाकार को कहते हैं, या ठीक है, किस तरह से कोई चीज होगी उसको कहते हैं प्रोटोकॉल, कि कोई भी काम किस तरह से किया जाएगा, उसकी जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है या प्रोसीजर है वो क्या होगा, उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो यानी वो टीसीपी एक प्रोटोकॉल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दो चीजों की जब हम कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई अब सिक्योर्ड कम्युनिकेशन हो, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन हो, कि आपस में पहले कनेक्शन बनाओ, जितनी भी तुम्हारी बातचीत हो प्रॉपरली सिक्योर्ड हो, अगर डाटा दरमियान में लॉस हो तो वो तुम दोबारा भेजो, ठीक है। तो अगर ये वाला हम काम कर रहे होंगे ना कि अगर जब कभी डाटा जाया होने लगे तो तुम दोबारा भेजो नेटवर्क के ऊपर, और बिल्कुल हम चाहे सिक्योर्ड कम्युनिकेशन हो, तो इसको हम कहते हैं ये टीसीपी कम्युनिकेशन है। कौन सी कहते हैं,
टीसीपी कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी आप इसको हम फिर क्या कह रहे होते हैं कि भाई ये सिक्योर्ड कम्युनिकेशन है। अच्छा जी, अगर हम कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन करना चाहें या अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन करना चाहें तो हम कब करेंगे? ठीक है, जिसमें डाटा जाया भी हो जाए तो हमें मसला नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपको ना क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट का मैच अगर चल रहा है, उसकी आपने वीडियो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जो लाखों यूजर्स तक जा रही है, उसके अंदर अगर 2-4 छोटे मोटे पैकेट जाया हो भी जाएंगे ना डाटा के, यानी कोई एक आधा इमेज को एक आधा सीन अगर जाया हो भी जाएगा तो आपको इतना इश्यू नहीं होगा। ठीक है, और डाटा पैकेट जो नेटवर्क के ऊपर होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इवन एक इमेज के भी पता नहीं कितने सारे डाटा पैकेट्स होते हैं, उसमें छोटा मोटा जाया हो भी जाए तो वो आपको ऑन द स्पॉट इमेज की क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क तो नजर आएगा जब डाटा का वो लॉस होगा, लेकिन वो चीज चलती रहेगी। ठीक है, तो उस पर आपको बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो अब हम इस तरह के जितने भी काम होते हैं ना जिसमें हमें लगता है कि यार इस कम्युनिकेशन में ये कैजुअल कम्युनिकेशन है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको हम कनेक्शन लेस कर देते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई? हमने दो बातें की हैं। पहली बात हम सब ने क्या की, कनेक्शन ओरिएंटेड, दूसरी हमने क्या की, कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड को मैं कह रहा हूं टीसीपी, कनेक्शन लेस को मैं कह रहा हूं यूडीपी। ठीक है, यूजर डाटाग्राम उसको कहते हैं। ठीक है, यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इस तरह ना प्रोटोकॉल किसको कहते हैं, तरीकाकार कि किस तरह से बातचीत होगी उसका तरीकाकार, तो उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी कोई भी काम कैसे होगा उसको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट के भी मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, कि अगर हम नेटवर्क के ऊपर सिक्योर कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लेयर पे हम कहते हैं भी HTTPS यूज करो, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन सिक्योर्ड वाला। जब हम कहते हैं कि यार सिक्योर ना हो तो हम कहते हैं HTTP यूज कर लो। ठीक है, सिक्योर के अंदर क्या है कि वो जो कम्युनिकेशन यूज हो रही है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी। सिक्योर नहीं है तो वैसे ही होगी। सिक्योर्ड नहीं है तो कोई भी दरमियान में बैठ के रीड कर लेगा डाटा। सिक्योर्ड होगी तो डाटा रीड नहीं किया जा सकता। अगर मैं किसी हॉस्पिटल के लिए सिस्टम बना रहा हूँ जिसमें मुझे फास्टेस्ट और सिक्योर्ड कम्युनिकेशन चाहिए कि डाटा बिल्कुल भी दरमियान में करप्ट या खराब नहीं होना चाहिए, या इंटेलिजेंस का डाटा है या कोई ऐसा डाटा है जिससे किसी की लाइफ इंपैक्ट हो सकती है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि उसके अंदर जो है जैसे थोड़ी सी भी गलती हो। ठीक है, या जैसे हमारा मिसाल के तौर पे एक जगह पे इंसान बैठा है, दूसरी तरफ रोबोट उसी इंसान की कॉपी करते हुए ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब इनके दरमियान अगर मैंने कम्युनिकेशन करवानी है तो क्या मैं कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन की तरफ जाऊंगा भला? आपको लगता है वो ठीक होगी? ये क्वेश्चन है आप सबसे कि अगर एक तरफ एक इंसान काम कर रहा है, उसी का रेप्लिका, उसी की इंफॉर्मेशन यूज करके हम किसी रोबोट से किसी इंसान का ऑपरेशन करवा रहे हैं। अब इस सीन के लिए अगर मैं इन दो चीजों के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहा हूँ डाटा की, तो क्या ये सिक्योर्ड होनी चाहिए या अनसिक्योर्ड होनी चाहिए, या कनेक्शन लेस हो या कनेक्शन ओरिएंटेड हो, टीसीपी हो या यूडीपी हो? जी, अगर आपका जवाब ठीक हुआ इसका मतलब आपको समझ आ गई है। ठीक है, तो यानी सिक्योर्ड कम्युनिकेशन। सिक्योर्ड कम्युनिकेशन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे प्रोटोकॉल? टीसीपी। क्या यूज करेंगे? सब इसको लिखें एक दफा, अब याद हो जाएगा। टीसीपी, यस, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वेरी गुड, सबको याद हो गया, टीसीपी यूज करेंगे। सिक्योर्ड कम्युनिकेशन एंड टीसीपी, वेरी गुड। और अगर हम मिसाल के तौर पे कोई पबजी खेल रहे हैं, या हम मिसाल के तौर पे कोई फिल्म देख रहे हैं, या मिसाल हम यूट्यूब का कोई काम कर रहे हैं, या हम कोई एमी कैजुअल यानी एक मीटिंग चल रही है कैजुअल है जिसमें कोई इतना खास मसला नहीं हो रहा, फिर कौन सा यूज करेंगे? यूडीपी, वेरी गुड वेरी गुड, यानी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी, वेरी गुड। और यूडीपी का क्या होगा कि ये कनेक्शन लेस है। कौन सा है? कनेक्शन लेस है। अच्छा जी, तो अब आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमने ना, मैंने देखिए मैं बड़ा सिंपल, मैं हमेशा गूगल पे आके आप लोगों को जानबूझ के दिखाता हूँ कि हम जब भी कोई काम करें ना गूगल के ऊपर सारा कुछ पड़ा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना होता है हमारे पास टाइम नहीं होता पढ़ने और सीखने के लिए, एक मसला। दूसरा ये हमारे पास मेंटोर नहीं, तो हमें सीधे रास्ते पे लेके चले, या हम अगर कहीं गलती करने लगे तो हमें वहां से गाइड कर दे। ये दो मसले हैं किसी भी लर्निंग में, गूगल में सब कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो मैं आपसे यही गुजारिश होती है कि आप मुझे एज अ मेंटोर लें और कहीं पे कुछ ना कुछ मसला मसाइल हो तो जरूर क्रॉस टॉक करें, क्वेश्चन करें, सो दैट कि हम अपनी क्लैरिटी रखें। वरना पढ़ तो आप ये तो खुद भी लेंगे। मिसाल कर मैं यहाँ पे सॉकेट प्रोग्रामिंग लिखे, आप ये वाला पढ़ लें, मैं आपको खुद लिंक दे देता हूँ। ये लिंक है जो भी मैंने ओपन किया हो, सॉकेट्स वर्क। इसी के लेफ्ट साइड पे देखें सॉकेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये IBM की डॉक्यूमेंटेशन है, बड़ी क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन है, आई टेल यू। अगर आप यही पढ़ लें आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग सारी समझ आ जाएगी, और मैंने आपको देनी भी यही है। बल्कि अगर आप चाहें तो मैं भी आप लोगों के साथ ना आपके ग्रुप में शेयर भी कर सकता हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब ने इसको पढ़ें। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ जो एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, दैट वाज सी प्रोग्रामिंग, जो सी का बनाने वाला है उसकी जो बुक मैंने शेयर की थी सबके साथ। तो अगर आपके पास वो नहीं है या किसी ने वो नहीं पढ़ी तो आप प्लीज उसको जो है आपने देखना है और उसको सीखना है।
वहां से सी प्रोग्रामिंग का वैसे ही खा भी जाए ना, उसके 3200 टोटल कीवर्ड्स हैं, छोटे मोटे उसके जो है ना काम है। और हमने डाटा स्ट्रक्चर्स के सारे देख लिए, इनम्स क्या होते हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो आप पिछले हमारे रिकॉर्डेड सेशंस देख लें, आपको सारी समझ आ जाएगी कि उसकी डाटा टाइप्स क्या होती हैं, कंटेनर क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही होती हैं, हम इनको कैसे आपस में गपशप करा सकते हैं। और ये सी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं देखा इसको तो प्लीज़ आपने इसको ज़रूर देखना है। और ये जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया है इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये 204 पेज आप सारा पढ़ के याद कर लें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जितना मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, ये 3-4 आपने बेशक ये लिंक आपके पास होगा, आप बेशक इस लिंक से यूज़ कर लें, ठीक है। IBM की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हाउ सॉकेट्स वर्क, ये भी मैं आपको लिंक भी सेंड कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। गुड। सो मैंने सेंड कर दिया। तो आप इसे क्या करेंगे, आपने ये पढ़ लेने के सॉकेट्स वर्क कैसे करती हैं। आपने ये बड़ा बुनियादी है, देखें सॉकेट एपीआई क्रिएट्स एन एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड रिटर्न अ सॉकेट डिस्क्रिप्टर दैट रिप्रेजेंट्स द एंड पॉइंट। अब सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्या होते हैं, मल्टीपल सॉकेट्स क्रिएट की हुई है, एक अरे के अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो डिस्क्रिप्टर का मतलब उस अरे का वो इंडेक्स नंबर, ठीक है। अरे क्या होती है, कंसेक्यूटिव लोकेशंस जहाँ पे कोई डाटा रखा हो। ये हमने बात की हुई है, सबको पता है ना इस बात का, किसी को ये मसला तो नहीं लग रहा। अच्छा, अगर किसी को पॉइंट हो तो आपने क्वेश्चन इधर टेक्स्ट मैसेजेस में लिख देना है। अच्छा जी, आगे बात कीजिए। व्हेन एन एप्लीकेशन हैज अ सॉकेट डिस्क्रिप्टर इट कैन बाइंड अ यूनिक नेम टू द सॉकेट। ये सबसे मजे की बात है, यानी अब जब आप सॉकेट क्रिएट करते हैं ना, तो कोई एप्लीकेशन उसका नाम भी रख सकती है, ठीक है। आप नाम ना रखें तो वो जो डिस्क्रिप्टर है दैट इज इनफ, लेकिन कीवर्ड डिस्क्रिप्टर आप याद नहीं ना रखेंगे, डिस्क्रिप्टर 0, डिस्क्रिप्टर 1, डिस्क्रिप्टर 2, मिसाल 50 आपने प्रोसेस खोले में हर एक का वो, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसका नाम रख लेते हैं, ताकि आप उस नाम के थ्रू जो है ना आगे मजीद जो भी अपनी कम्युनिकेशन करनी है, सेंड रिसीव कर रहे हैं, बाकी काम आप उसके सॉकेट के नाम के साथ कर लें, ठीक है। ये आसान हो गया। तो आप उसको बाइंड कर सकते हैं विद अ यूनिक नेम। फिर क्या है जी, सर्वर मस्ट बाइंड अ नेम टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम द नेटवर्क। ओके हो गया। फिर लिसन एपी क्या करती है, इट इंडिकेट्स अ विलिंगनेस, ठीक है, टू एक्सेप्ट क्लाइंट कनेक्शन रिक्वेस्ट। देखिए सर्वर साइड पे लिसन, यानी हमारी तरफ नहीं है, देख रहे हैं, जो गूगल का सर्वर है वहां पे लिसन कॉल होगी, या जब मैं एक अपनी तरफ सर्वर बना रहूंगा, सर्वर कोड करूंगा, तब मैंने लिसन की कॉल लिखनी है। ये ना कि मैं अपने क्लाइंट की वो साइड पे कोड करूँ, वहां पे मैं लिसन की कॉल लिख के बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो लिसन का फंक्शन है कहाँ मैं यूज करूंगा, सर्वर के ऊपर, ठीक है। और ये सर्वर फिर क्या कर रहा होगा, ये बड़ा बुनियादी सा काम कर रहा होगा। तो आप देख रहे हैं इसने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लैरिटी से लिखा हुआ है, ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी मच क्लियर। आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे कि the client application uses a connect API on a stream socket to establish a connection to the server. Okay जी, the server application uses the accept API to accept a client connection request. और फिर क्या हुआ, the server must issue the bind and listen API successfully before it can issue an accept API. देख रहे हैं कि पहले सॉकेट बाइंड लिसन ये कर लेंगे, फिर ही ये एक्सेप्ट कर सकेगा, वरना नहीं कर सकेगा। When a connection is established between stream sockets, अच्छा स्ट्रीम सॉकेट का क्या मतलब है, देखे ना बार बार कह रहा है स्ट्रीम सॉकेट, स्ट्रीम सॉकेट, स्ट्रीम सॉकेट का स्ट्रीम सॉकेट से यहाँ क्या मतलब है। स्ट्रीम सॉकेट का मतलब बड़ा सादा है कि भाई वो सॉकेट जिनके ऊपर डाटा रिसीव और सेंड होना है, तो स्ट्रीम सॉकेट्स हैं। वो सॉकेट्स के अलावा भी होती हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम सॉकेट्स कौन सी, जहाँ से बार बार डाटा आ रहा है और जा रहा है, यानी अब जितनी देर आप हमारे साथ इस सेशन में रहेंगे कॉल पे, और जब भी आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होती है तो आपका वो कनेक्शन क्लोज हो जाता है, लेकिन जब तक आप इन रहते हैं तो वो आपकी जो सॉकेट है, जिस आपके क्लाइंट के यानी आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप के ऊपर meet.google.com का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के साथ बाइंड है। तो ये सॉकेट स्ट्रीम सॉकेट है, क्योंकि वो डाटा सेंड कर रही है आपकी तरफ से, अगर आपको मैसेज लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, या एटलीस्ट आपको रिसीव कर रही है बार बार, तो आपकी स्ट्रीम सॉकेट है। इस तरह से जो जब तक ये कॉल चले तो हमारे सर्वर के ऊपर एक स्ट्रीम सॉकेट है। मेक सेंस एवरीवन, बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। So you can use any of the socket API data transfer APIs. ठीक हो गया। Clients and server have many data transfer APIs from which to choose, such as send, require, read, write and others. अब ये सारे functions जो है ना, ये फिर डिपेंड करेंगे हम कनेक्शन ओरिएंटेड कर रहे हैं, कनेक्शन लेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से मिसाल रेक्वी, अच्छा रेक्वी में से क्यों पढ़ूं, क्योंकि ये रिसीव के लिए शॉर्ट है, RECV, रिसीव। सेंड का मतलब डाटा सेंड करो, रिसीव का मतलब रिसीव करो। इस तरह से रीड और राइट, ठीक है। जिसने रीड करना होता है तो वो ये कर लेता है कि पढ़ लीजिए, से डाटा तो नहीं आया, रीड करो। अगर उसे राइट करवाना हो तो फिर वो राइट करवा लेता है। तो यही आपस में इस तरह करते रहते हैं। तो अगर तो होगा सिक्योर्ड कम्युनिकेशन तो होगा सेंड एंड रेक्वी, और अगर होगा दूसरा तो फिर उसमें तो ये मुख्तलिफ तरह की, यानी कुछ हमारे पास लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं डिफरेंट, और सोर्सेज से, तो हर एक की जो कॉल्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसी तरह से अगर जो है हमारे पास वो हो ना
कनेक्शन लेस बना रहे हो तो उसका होता है रेक वी फ्रॉम, मतलब सेंड दोनों में सेम ही रहता है। तो इस तरह से ये इनमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस पता चलता है कि सॉकेट ये कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस हम डाटा उसमें रिसीव कर रहे हैं। तो ये बातें थोड़ा सादा हुई हैं, क्लैरिटी हुई है आज सबको कि यार सॉकेट प्रोग्रामिंग है क्या, सॉकेट्स क्या होती हैं, जब लोग कह रहे होते हैं सॉकेट्स तो इसका क्या मतलब है। ये हमें यहाँ पे 7वें लेक्चर के अंदर या पहले ही चौथे 5वें लेक्चर से सॉकेट्स की गपशप क्यों शुरू कर दी है। आमतौर पर तो यूनिवर्सिटीज के अंदर जब पढ़ाते हैं तो वो क्या शुरू करते हैं, वो आमतौर पर आपको शुरू पता है क्या कहता है, जब भी आप यूनिवर्सिटी में जाए कोई भी आपको पढ़ाना शुरू करे वो कहेगा एक लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, फिर बताया जाएगा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, फिर एक लेक्चर में होता है एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फिर 2 लेक्चर में शायद होता है इनपुट आउटपुट, फिर शायद आपको लेके जाते हैं वो स्टार प्रिंट करवाते हैं मुख्तलिफ तरह के उसमें ना, इफ एल्स लगाते हैं, फिर बल्कि इफ एल्स से पहले कुछ और भी होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स करवाते हैं, एंड और नॉट। मैं गलत तो नहीं कह रहा, हम ऐसे करवाते थे, आई डोंट नो आप लोग यूनिवर्सिटी में क्या करवा रहे हैं। तो आमतौर पर ये होता है, बट मैं इससे एक कदम आगे जा रहा हूँ बिकॉज आई एक्सपेक्ट ये सब कुछ आप यूनिवर्सिटीज में कर चुके हैं। इवन इफ आप नहीं कर चुके तो ये बहुत ज्यादा मजबूरी नहीं है वो चीजें समझना, मतलब वो आप ऑन द गो जब आप काम करना शुरू करते हैं ना वो आपको वैसे ही समझ आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर वो टिपिकल एक वे नहीं इख्तियार किया आप लोगों के साथ गपशप का। आई वांटेड कि हम थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करें जो मतलब रियल लाइफ में यूज़ हो रही हैं। देखिए इस वक्त जो हमारा इंटरनेट है, आपके तवज्जो से मैं जो भी बाद में सेशन सुनेगा उसके लिए बता दूं कि हमारे साथ जो इंटरनेट है ना ये तकरीबन 3 डायमेंशन में ना मूव करने जा रहा है। एक तो है वेब 2 जिसपे अभी हम काम कर रहे हैं, जिसपे अभी हम बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है ना हमारा जो इंटरनेट होगा ये 3 में से कोई एक काम पे होगा या हो सकता है तीनों भी हो, लेकिन इसके यूज केसेस फिर डिफरेंट हो जाए। जिसमें जो सबसे पहली चीज है ना वो ये है कि भाई हमारा ये जितना भी इंटरनेट है ना ये ब्लॉकचेन बेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लॉकचेन बेस्ड। अच्छा ब्लॉकचेन बेस्ड में ये होगा कि मिसाल के तौर पे एक इंडस्ट्री का है ना सारा डाटा, वो एक मतलब उसके ऊपर वो सबके अपने टोकन्स होंगे, सारा लेन देन चल रहा होगा, करेंसी स्टैंडर्ड हो जाएगी पूरी दुनिया की, और उसी की बेस पे ना रिसोर्सेज गिव एंड टेक हो रहा होगा, बाय गिव एंड टेक, बाय एंड यू नो सेल, वो सारा कुछ ना ये जितना भी ई कॉमर्स और ये सारा कुछ है ना, ये जितनी एजुकेशन है या ये जितनी हेल्थ केयर है या ये जितना भी प्रोडक्ट है, क्रॉप्स, ये जितना जो कुछ है, यानी एक व्यू ये है कि वो सारा कुछ किस तरफ चला जाएगा, ब्लॉकचेन बेस्ड हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। यानी सेंट्रलाइज्ड होता है कोई एक बंदा कंट्रोल करते नहीं, हमारी कम्युनिकेशन गूगल कंट्रोल कर रहा है, हमारी हमें बात लिसन भी कर सकता है, हमारी बात को स्टोर भी कर सकता है, वो हमारी कनेक्शन काट भी सकता है, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि भाई अब ना कोई उसका मालिक नहीं है, ठीक है। जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब इक्वली शेयर्ड हैं, तो जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना हिस्सा है, ठीक है। और वो ट्रस्ट की बेस पे चलता है कि जब तक लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं उस सिस्टम के ऊपर तब तक उसकी वर्थ है, औकात है। जब लोग ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं तो फिर फारिग हो जाता है सिस्टम। तो इसमें ये होता है हमारे वाले केस में जो भी इस वक्त चल रहा है कि भाई कोई ट्रस्ट करे ना करे ये तो है और ऐसे ही रहेगा, उसमें यह कि जब तक ट्रस्ट है तब तक चलेगा, ठीक है। यानी बिटकॉइन पे ट्रस्ट था सबका, सब उसको पागलों की तरह खरीद रहे थे, सब उसमें हिस्सा डालना चाह रहे थे, रेट चढ़ता गया। जिस दिन लोगों का ट्रस्ट खत्म हुआ, मार्केट डाउन हुई, लोगों ने पैसे निकालना शुरू किए, यकदम मुंह के बल आके गिरा, ठीक है। तो वो क्या है, वो बिटकॉइन एक एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन बेस्ड। ब्लॉकचेन तो बहुत बड़ी चीज़ है, ब्लॉकचेन तो टेक्नोलॉजी है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जो है हम मैं अभी अब ब्लॉकचेन से जाने जा रहा, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इंटरनेट या ब्लॉकचेन बेस्ड हो जाएगा आफ्टर सम टाइम दुनिया में। अगर वो नहीं होगा तो फिर दूसरी एक और डायमेंशन भी है, दैट इज़ वेब 3, जिसको आप मेटावर्स के नाम से जानते हैं। वेब 3.0 या मेटावर्स का मतलब ये है कि भाई इंटरनेट इतना तेज़ हो जाएगा कि हमारा जो है ना हर जगह पे हमारे पास सेंसर्स होंगे और हमें रियल लाइफ टच महसूस होगा, ये एक बिल्कुल वर्चुअल वर्ल्ड हो जाएगी। यानी इस तरह से कि अगर मैं अभी बैठा हूँ ना तो हम जब वेब 3.0 के ऊपर सेशन करेंगे तो ऐसे आपको फील आएगी कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, और अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से और मुझे यहाँ फील होगा कि आप सारे मेरे साथ एक क्लासरूम में बैठे हैं, और फिर ये होगा कि इफ़ आई आस्क यू समथिंग या मैं कुछ जेस्चर करता हूँ तो आप सब मेरा जेस्चर देख पाएंगे, उसको फील भी कर पाएंगे, और लाइक वो इन्वायरमेंट पूरा, तो उसको कहते हैं मेटावर्स, ठीक है। वेब 3.0 एक एंड है हमारा, एक एंड है ब्लॉकचेन बेस्ड यानी वो फाइनेंशियल्स के हवाले से, दूसरा एंड क्या है कि नेट इतना तेज़ हो जाएगा कि वेब 3.0 है, और जो तीसरा एंड है ना वो है हमारा IoT बेस्ड। तीसरा एंड कौन सा है?
IoT बेस्ड, यानी कि हमारे पास सारा कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। मैं कमरे में दाखिल होऊंगा तो कमरे में गर्मी है, उसको लगेगा कि मुझे मेरी मेडिकल और अदरवाइज फिजिकल कंडीशंस के मुताबिक मुझे पंखे की ज़रूरत है तो पंखा ऑन होगा, एसी की ज़रूरत है तो एसी ऑन होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, मुझे लाइट की ज़रूरत हो सकती है पॉसिबली, तो ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। कमरे की सफाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी, यानी मतलब समझ रहे हैं। यानी मैं अगर ऑफिस में हूँ, ऑफिस ऑटोमेट, IoT बेस्ड एप्लीकेशन, सेंसर्स वो इंसान की नीड्स के मुताबिक सारा कुछ खुद ब खुद कर रही होंगी। तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, नेटवर्क्स की एडवांस फॉर्म के वो क्वालिटी नेटवर्क जिसमें इतने ज़्यादा सेंसर्स और डाटा और कम्युनिकेशन और उसकी आपस में इवेल्यूएशन होगी कि इंसान के लिए ये चीज़ इतनी क्वालिटी हो जाएगी। तो मैंने आपको 3 मुख्तलिफ डायमेंशंस बताई। ये नियर फ्यूचर है, ये बहुत दूर नहीं है, दिस इज़ द नियर फ्यूचर। और प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे साथ इस वक्त? आप देखें, इस वक्त हमने ये फ्री सेशन रखा है तो हम इस वक्त कितने लोग बैठे हैं? अराउंड 13-14। प्रॉब्लम इस कि हमारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के फजल करम से 600 से ज़्यादा इदारे हैं, 243 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से शायद 200 प्लस जो है वो CSIT और इससे रिलेटेड डिग्रीज़ करवा रही हैं। लेकिन उनके एफिलिएटेड फिर इंस्टीट्यूट्स हैं जो आगे से BS CS IT साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, AI इस तरह की चीज़ों पर डिग्रीज़ करवाते जा रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस से पता नहीं क्या गया। इश्यू इज़ कि ये तमाम लोग जो कुछ भी करवा रहे हैं, जो नियर फ्यूचर में हमारी ज़रूरत है, HEC का करिकुलम ऐसा है अल्लाह के फजलो करम से कि उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें यानी रट्टा सिस्टम है। रट्टा सिस्टम गलत नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं भी आपको कहूँगा रट्टा लगाएं, लेकिन रट्टा सिस्टम इसके इंसान को पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो देन आई से रट्टा सिस्टम कि वो गलत है। रट्टा का मतलब ये है कि चीज़ें हमने याद तो करनी है ना, मेमोराइज़ करनी है, बार बार पढ़ते हैं वो रट्टा लगा रहे हैं, वो याद करने की सेंस में मैं कहता हूँ। लेकिन दूसरा रट्टा ये होता है कि आपको समझ भी नहीं है आप क्या कर रहे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर साल अराउंड 45,000 50,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास ग्रेजुएट होते हैं इन तमाम डिग्रीज़ के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा नियर फ्यूचर में हमारी नीड है इंटरनेट के ऊपर काम की, उस लेवल के प्रोग्रामर्स और इंजीनियर्स हैं ही नहीं पाकिस्तान में। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल का काम सब जानते हैं, जिसके ऊपर कुछ छोटा मोटा मतलब मज़दूरों वाला काम करना। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि पिछले 7 सालों में हमने इतना पैसा लगाया, इतना पैसा लगाया, पूरे पाकिस्तान ने मिलके हमने फ्रीलांसर्स क्रिएट करना चाहे, वो फ्रीलांसर्स कंटेंट राइटर से, वो फ्रीलांसर जो हैं ग्राफिक डिज़ाइनर से, वो फ्रीलांसर इस तरह का काम करना चाहते थे जो रेपिटेटिव काम था। अब क्या हुआ, AI ने जैसे ही थोड़ा सा एडवांस किया, विद इन 5 to 7 ईयर्स चैट GPT आया, चैट GPT के साथ एक दो और ऐसे टूल्स आए कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का 80% काम ऑटोमेट हो गया। अब वो बंदा कहता है यार इंस्टेड ऑफ पेइंग समवन, मैं 1 महीने की सब्सक्रिप्शन लेता हूँ उस AI बेस्ड टूल की, जब भी मुझे कोई ग्राफिक्स चाहिए होगी मैं उसको बताऊंगा मुझे इस तरह के सीन के अंदर ये वाली चीज़ ऐसे कर दो, वो बोलता जाता है, AI बेस्ड काम करता रहता है, उसको लिखना भी नहीं पड़ता, टाइप भी नहीं करना पड़ता, वो वॉइस बेस्ड इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो टूल पीछे से काम कर रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ ऐसी एड्स बनाए हैं जिसके अंदर मैंने कंटेंट क्रिएट करना था एक कोर्स के लिए, सेंथीजिया के नाम से ना एक AI बेस्ड टूल है, वो पेड है, उसकी सब्सक्रिप्शन है, आप चार्ज कर लें, थोड़ा बहुत पैसे लेते हैं आपसे। आपने अगर उसको बाय कर लिया तो वो क्या करता है, वो आपका जितना कोर्स है, आपको खुद भी फेस नहीं आना, आप जो उसको फेस कहेंगे वो फेस वहाँ पुट करेगा, आप जो उसको बात बताएंगे आपके वॉइस ओवर उस बंदे की शक्ल के साथ वो आपको पूरा कंटेंट क्रिएट करके दे देगा, पूरा कोर्स आपको वो डिज़ाइन करके देगा। आप विद इन अ वीक अपना कोर्स पूरा का पूरा डिज़ाइन करते हैं। पहले क्या होता था, आपको एक पूरा मतलब बंदे हायर करने पड़ते थे, कंटेंट क्रिएटर्स, वो कंटेंट क्रिएटर्स बैठते थे, वो वीडियो एडिट, पहले मतलब प्री प्रोडक्शन सारे इन्वायरमेंट सेट करना, फिर प्रोडक्शन यानी वीडियो रिकॉर्डिंग, ये वो प्रॉपर बंदा चाहिए, वो खुद वेल ड्रेस्ड हो, तैयार हो, वेल मैनर्ड हो, हर चीज़ इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक नज़र आ रही हो। जैसे अभी मैं वीडियो क्यों नहीं ऑन करता, ताकि मतलब मेरा इन्वायरमेंट उस तरह का नहीं होता ना, इतना कौन खर्चा करें या लाखों रुपये लगाए कि आप लोगों को हर चीज़ अच्छी नज़र आए या आइडियल नज़र आए, तो हु केयर्स। देन नेक्स्ट स्टेज इज़ के पोस्ट प्रोडक्शन, आप वीडियो को एडिटिंग करें ज़बरदस्त, फिर उसकी SEO पता नहीं क्या कुछ। तो अब ये सारा काम AI बेस्ड और क्विक ठीक है हो रहा है ना। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर हम इस जगह पे रहे तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं ये हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को कि अन करिए आप देखेंगे कि ये जितने ज़्यादा हमारे डिग्री होल्डर्स हैं ना, फिर क्या कर रहे होंगे, पाकिस्तान के अंदर बैठे होंगे, रेडी लगा रहे होंगे अनफॉर्चुनेटली, कुछ ना मतलब कुछ भी ऐसा कर रहे होंगे, बट ये ढंग का काम कोई नहीं कर रहा होगा। वट वी वॉन्ट इज़ एट SNS जाइंट्स, हम पाकिस्तान की ये जो भी वर्क फोर्स है ना, ये पाकिस्तान का हम इसको एसेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, और ये भी सब ज़ाया हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, मुझे बड़ा दुख होता है। यानी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जाता हूँ PUCIT,
या मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, या मैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जाता हूँ, क्योंकि मैं इन 3 यूनिवर्सिटीज़ का ग्रेजुएट हूँ। तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं वहाँ उनके स्टूडेंट से मिला, जाके उनके प्रोफेसर से मिला, वो जो हमें पढ़ाते थे वही पढ़ा रहे हैं, शायद उससे भी हल्की क्वालिटी का पढ़ा रहे हैं, अच्छा भी नहीं पढ़ा रहे हैं, और उसके अंदर कोई एडवांस लेवल का नॉलेज नहीं है, कोई रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट नहीं है, कोई उसके अंदर फोकस्ड वो नहीं है कि यार इसके अंदर कोई चीज़। हम 2 और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए, हम यूईटी में गए, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में गए, हमने वहाँ जाके सेमिनार्स किए, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं नज़र आया, दोनों तरफ से, फैकल्टी एज वेल एज स्टूडेंट्स सीखना नहीं चाहते, फैकल्टी सिखाना नहीं चाहती। और लेकिन मसला कहाँ पे होगा? मसला तब होगा जब ये स्टूडेंट्स तमाम के तमाम इन्फ्लक्स बन के यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे, बाहर आएंगे इंडस्ट्री के अंदर। 40-50 हज़ार स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। यानी देखें ना, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स आ रहा हो ना, आप कंपनी बना के बैठा हूँ, आपको पता तो यार आगे से आ रहे हैं ना 40,000 इंजीनियर, मैं इसमें 1,000 इंजीनियर यहीं से पिक करता हूँ, मैं एक अपना प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करूँ, उसको मुझे 1,000 इंजीनियर चाहिए, सारे क्वालिटी, इनको मैं आंखें बंद करके भी इनको हायर कर सकता हूँ, यहाँ से 1,000 इंजीनियर आ रहा है। लेकिन हमने ये देखा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट था कि पाकिस्तान के अंदर अभी डिफरेंट कंपनीज ये कहते हैं मैं ढंग का बंदा ही नहीं मिलता, जो बंदा मिलता है क्वालिटी नहीं होता, ये क्वालिटी होता है तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता, यानी अपना काम उसको बहुत अच्छा आता है लेकिन जो काम हमें चाहिए वो कर नहीं सकता, वो तो अडॉप्टेबल ही नहीं है। अब ये जितनी भी मैंने आपकी बातें की पिछले 6-7 मिनट, ये सिर्फ आप लोगों को एक एक्सपोजर देने के लिए हैं कि अभी जो हम ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, अभी जो हमने डिस्कशन की आज, जो हम सॉकेट प्रोग्रामिंग की बार बार बात कर रहे हैं, ये वो इंटरनेट की 3 लेयर्स के अंदर जो हमारी 3rd लेयर है ना, IoT बेस्ड काम की, जिसपे भी दुनिया ने बहुत ज़्यादा आगे मतलब मूव ऑन करना है, ये उसकी बुनियाद ये चीज़ है। ठीक है, तो अभी जब आपने यहाँ हमारे साथ प्रोग्रामिंग सीखनी है ना, तो आपका पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रोग्रामिंग को इस लेवल का सीखना है कि आप अगर ये जो इंटरनेट की नई दुनिया बनने जा रही है तो आप उसके बनाने वालों में से हों, इंस्टेड ऑफ के आप उसके वाइप्ड आउट लोगों में से हों, कि वो टेक्नोलॉजी जब आए तो आप सबको वाइप आउट करके रख दे। वाइप आउट आपने नहीं होना, आप बल्कि उस टेक्नोलॉजी के कंस्ट्रक्टर्स जो उसके पेनियर्स में से हों और उनको फिर मूव ऑन कर सकें। यू शुड बी कंसल्टेंट्स ओवर देयर। आप वहाँ पे उसके ऊपर टॉप नॉच के सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स हों, आप वहाँ पे उन चीज़ों के वाइस प्रेसिडेंट्स के जो पोजीशंस के लोग होते हैं ना, वीपीज, जो क्वालिटी समझते हैं उसकी, जो नीच के अंदर जाकर काम करना जानते होते हैं। सो आफ्टर 10 और 15 ईयर्स यू गाइस शुड बी दैट, नॉट कि आप रट्टू धोते हो, छोटा मोटा मतलब वेब डेवलपमेंट का काम करते हो, ये चीज़ इधर लगा लो, ये ऐसे कर दो, एक छोटी मोटी API लिख दो, ये सेंटेक्स ऐसे है, इसको यूँ कर दो, कल कल ऐसे हो रहा होगा। आई टेल यू, कल कल पता है क्या होगा? अभी से मैं बता रहा हूँ, ये मैं एक पेशेंट को ही समझ लें, विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, 5 से 10 साल, अगर और कुछ शोध हम खुद ही बना दें ये चीज़, कि क्या कर रहे होंगे कि आप बोलते जाएंगे कि यार प्रॉब्लम के मतलब प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करेंगे, बहुत सारी बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो टेक्नोलॉजी है ना वो डिटर्मिनिस्टिक चीज़ कर सकती है। टेक्नोलॉजी को आप ये सिखाएंगे कि बेटा ये काम ऐसे 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 करना है, जो आप उसको स्टेप्स बताएंगे ना वो उसी स्टेप को फॉलो करते हुए वही काम वैसे ही करेगा। या अगर आप ये मशीन लर्निंग में करवाएंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करोगे, जिस तरह का आप डाटा देंगे ना वो उसी डाटा की बुनियाद के ऊपर ही पैटर्न्स फाइंड आउट करके वही काम कर रहा होगा। तो अगर आप उससे कोई नया या क्रिएटिव काम करवाना चाहते हैं, वो नहीं कर सकता, या आपकी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं कर सकता। प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, वो आपको इसे कहते हैं इमिटेट करना, यानी आपकी नकल उतारेगा। ये मेरी बात क्लियर हो रही है कि जितनी भी AI आ जाए दुनिया के अंदर, वो कभी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती अनटिल और अनलेस आप खुद रेपिटेटिव काम कर रहे हो या आप खुद नकल उतारने वाला काम कर रहे हो। अगर आप क्रिएटिव काम करेंगे तो यू आर गोइंग टू सर्वाइव। अगर आप क्रिएटिव काम नहीं करेंगे बल्कि एक ही काम की नकल उतार रहे हैं, बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं, रेपिटेटिव काम कर रहे हैं, फिर AI आपको वाइप आउट कर देगी। तो अभी मैं बात ये कर रहा था, मेरी गुजारिश ये थी कि भाई अब जब हम AI बेस्ड आगे दुनिया आने जा रही है तो हो ये रहा होगा, जितने भी वेब डेवलपर्स हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, इनके साथ क्या होगा, प्रॉब्लम ये सॉल्व करेंगे लेकिन उसका कोड जो है ना वो ये AI बेस्ड हो जाएगा। यानी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो उसको 6 स्टेप में लिख के दे देगा कि पहले ये कर दो, या इवन वॉइस में बोल देगा, वो उसकी वॉइस को समझेगा और वो स्टेप परफॉर्म कर देगा। फिर वो देखेगा अच्छा ठीक ही है इसने, और गुड, नेक्स्ट स्टेप ये कर दो, फिर वो काम कर देगा, नेक्स्ट ये कर दो, वो कर देगा, नेक्स्ट ये कर दो। तो वो इंसान बोलता जाएगा और वो आगे से परफॉर्म कर रहा होगा। परफॉर्म कौन कर रहा होगा? आपका सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो रेपिटेटिव चीज़ है। यानी इफ एल्स कैसे लगना उसको हम सिखा देंगे, लूप कैसे लिखना उसको सिखा देंगे, फंक्शन कैसे लिखना उसको सिखा देंगे, समझ रहे हैं? तो ये नहीं, प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम को कोड करने का जो काम है ना, मैंने क्या कहा था स्टार्ट में, प्रोग्रामिंग को मैंने डिफाइन किया था जब, कि प्रोग्रामिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस कोडिंग दैट प्रॉब्लम इन अ, किसको कहते हैं, डिजिटल डिवाइस
यानी उसके मुताबिक जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको यूज़ करते हुए उस डिजिटल डिवाइस के मुताबिक हमने उसको कोड करना है, सो दैट कि वो हम कोड एग्जीक्यूट करें जब एक डिवाइस के ऊपर तो हमें हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो ये तो प्रोग्रामिंग तो ये है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर जो मेजर पार्ट है वो क्या है, वो क्रिएटिविटी है। वो क्रिएटिविटी क्या है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज क्रिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग एआई नहीं कर सकती। सो वी आर क्लियर एट दिस मोमेंट। आज हम थोड़ा सा टेक्निकल से थोड़ा सा दूसरी साइड पे चले गए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एआई नहीं कर सकती। आप सब मेरे साथ हैं इस बात में। कोडिंग एआई कर सकती है और बहुत जल्दी करना शुरू कर देगी। तो अगर आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ आते होंगे, आप उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए चीज़ों को डिबग कर सकेंगे, उसको समझ सकेंगे, प्रॉब्लम्स का एनालिसिस कर सकेंगे, सॉल्यूशंस दे सकेंगे, गुड इनफ आप इंजीनियर्स रहेंगे। अगर आप रेपिटेटिव काम कर रहे होंगे, सिर्फ रट्टू तोते होंगे, सिर्फ छोटे मोटे कोडिंग्स कर रहे होंगे, फिर क्या होगा, आप क्या होगा, वाइप आउट हो जाएंगे। तो यहाँ तक जो हमने बात की सारी क्लियर है। इंटरनेट की 3 फॉर्म समझ आ गई जो दुनिया में आने वाली हैं, हम जो कर रहे हैं वो समझ आ गया। ठीक है, और इस नहज के अंदर जब हम जा रहे हैं और ये वाला जब हम काम कर रहे हैं, तब हमने क्या किया, हमने ये बताया कि भाई जो सर्वर है, ठीक है, जिसके ऊपर सर्वर का कोड है जहाँ पे सारी इवैल्यूएशन होनी है, और जो क्लाइंट है जिसने सारा डाटा भेजना है, यानी आप देखें जो सेंसर होगा ना आपके घर के अंदर IoT बेस्ड डिवाइस के अंदर, वो क्या है, वो तो क्लाइंट है। और सर्वर कौन है, वो जगह जहाँ पे डाटा जा रहा है, जो उस पर इवैल्यूएशन कर रहा है, कंप्यूटेशन कर रहा है, फिर डाटा का जो उसका डाटा आता है उस पर इवैल्यूएशन करता है, कंप्यूटेशन करता है, उसका रिस्पॉन्स देता है। कभी कभार ऐसा भी होगा हमारा सर्वर उधर घर के अंदर ही लगा होगा, उन्हीं डिवाइसेस के अंदर ही होगा, क्योंकि इतना छोटा हमें सर्वर बनाना पड़ेगा कि बहुत बड़ी मशीन ही नहीं होगी कि हमें यूएसए रखनी पड़े, हमें अपने घर में ही रख लेंगे, उसी मशीन के अंदर ही हो सकता है हो। एक दफ़ा एक मेरा क्लाइंट आया, उसने कहा कि मुझे ना एक बना दें एप्लीकेशन जो कि क्या करती हो। मैं उसका आपको बेसिक्स बताने लगा, उम्मीद है आपको सबको समझ आ जाएगी। ये IoT बेस्ड एप्लीकेशन थी। उसने कहा कि यार ऐसे हो कि मिसाल के तौर पे ना मेरे घर में ना मेरे AC है, और उस AC के अंदर जो है ना मैं वो कोड फिट करना चाहता हूँ। एक्चुअल में वो बंदा डीलर था और उसने अपनी वो मशीन का एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए कोड करवाना चाह रहा था। लेकिन उसने कहानी हमें ऐसे सुनाई जैसे ना घर के छोटे मोटे काम के लिए करवा रहे, ताकि उससे पैसे कम देने पड़े, क्योंकि अगर बताता किसी प्रोजेक्ट का है तो शायद हम उससे ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो इसलिए उसने कहानी उसने ऐसे की। लेकिन उसने अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ किया था उसको, उसने प्रोजेक्ट एक्चुअली सोल्यूशन बनवाया था हमसे। और वो था क्या, मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये था कि मिसाल के तौर पे आपके घर में अगर AC है, तो AC के अंदर ना 2 सेंसर्स होते हैं, 2 एक्चुएटर्स होते हैं। सेंसर एक जो है ना क्या करता है, वो एक टेम्परेचर को यहाँ वहाँ से कैलकुलेट कर दो कि इस वक्त कमरे का टेम्परेचर क्या है। बल्कि सॉरी, सेंसर एक होता है जो सिर्फ टेम्परेचर देख रहा होता है, और जो एक्चुएटर्स हैं ना वो 2 होते हैं। ठीक है, एक्चुएटर का मतलब ये होता है वो वाला जो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करे, मशीन का वो हिस्सा जो एक्शन परफॉर्म करे उसको कहते हैं एक्चुएटर, और वो हिस्सा जो सिर्फ सेंस करे उसको कहते हैं सेंसर। यानी आपका जो कैमरा है ये एज अ सेंसर यूज़ हो सकता है। ठीक है, इस तरह से और भी डिफरेंट और चीज़ों को मेजर करने के लिए सेंसर्स होते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने का उसने एक सेंसर उसमें ऐड किया हुआ था, और सेंसर जो है ना वो हमें वैल्यू देता था कि इस वक्त कमरे का टेम्परेचर क्या है। उसने कहा कि हम ये करेंगे कि हम एक स्टैंडर्ड ना वैल्यू सेट कर देंगे टेम्परेचर की, जैसे ये रिमोट कंट्रोल से होता है कि एक बंदे ने सेट किया कि मुझे भाई टेम्परेचर चाहिए 26-27, यानी ये वाला मुझे टेम्परेचर चाहिए। तो इसमें बड़ा सादा सा काम था। आमतौर पर आजकल जितने भी ऑटोमेटेड एसीज इनमें तकरीबन ये सारी चीज़ हुई होती है, स्मार्ट जो एसीज हैं। तो वो करता ये था कि मिसाल के तौर पे AC के अंदर सबसे पहली चीज़ कि उसको सेंस करता था कि भाई इस वक्त जो है ना मेरे कमरे का टेम्परेचर क्या है, कैसे। अब आपको पता है कमरे में अगर लोग ज़्यादा होंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कमरे में लोग कम होंगे टेम्परेचर कम होगा, कमरे के अंदर कुछ हीटर या कुछ ऑन हो जाए तो टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स उस पर इम्पैक्ट कर रही होती हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल था कि उसके एक्चुएटर से 2, एक था ह्यूमिडिटी का, दूसरा था जो यानी हीट प्रोड्यूस करता है। ह्यूमिडिटी मतलब ये जो यानी ठंड प्रोड्यूस करने वाला था, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो जब एक सेट टेम्परेचर से टेम्परेचर लो हो जाता था, हमारा सेंसर सेंस करता था, तो वो जो टेम्परेचर वाली चीज़ है ना वो ऑन कर देता था, ताकि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर सेट है इससे नीचे ना हो कमरा। ठीक है, यानी अगर आपने 18 सेट किया हुआ तो 18 से नीचे 17 पे ना आ जाए, अगर जाए 17 पे तो फ़ौरन वो हीट वाला ऑन कर ताकि 18 मेंटेन रहे, और अगर 18 से ऊपर हो जाए फिर क्या करें, फिर वो ह्यूमिडिटी वाला ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था। तो उसका ये था कि अगर यानी अब देखिए आमतौर पे क्या होता है, आपका AC चलता ही रहता है, आपने 16 सेट कर दिया ना, वो 16 सेट होने के बाद वो चलता ही रहता है, स्टैंडर्ड ह्यूमिडिटी होती है, वो चलता रहता है चलता रहता है, कब वो पता चला कमरा में बिल्कुल बर्फ़ होने वाला हो जाता है, और फिर आप खुद उसको बंद करते हैं। वो ऐसा नहीं था, आप उसको एक दफ़ा सेट कर देते थे स्टैंडर्ड के, आई वांट टेम्परेचर एट 20, तो वो फिर 20 ही रहेगा पूरे कमरे का टेम्परेचर अनटिल और अनलेस आप उसको चेंज नहीं करते रिमोट के थ्रू।
तो वो कैसे सेट करता था, वो इस तरह सेट करता था, उसका सारा कोड हमने करना था। और था क्या, बड़ा सिंपल था। अब देखो उसी मशीन के अंदर ही क्या हो रहा है, सेंसर है, उसी मशीन के अंदर ही एक्चुएटर्स हैं, उसी मशीन के अंदर ही सारी कंप्यूटेशन हो रही है। अब ये दो चीज़ें आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही। बट इसी सिनेरियो को अगर आप थोड़ा सा बढ़ाएं कि मेरे एक घर के अंदर 10 एसी हैं और मैं उन 10 एसी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर सेट करना चाहता हूँ, कहाँ बैठ के, अपने ऑफिस के अंदर या अपने मोबाइल से, ठीक है, और मोबाइल में कहीं पे भी लेके जाऊँ, तो अब क्या होगा, अब मुझे एक ऐसा सर्वर चाहिए होगा जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो और ये तमाम डिवाइसेस उस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करें और ये सारा डाटा उस सर्वर को भेजें और वो वहाँ से ये डिसीजन मेकिंग करके उन तक ये इन्फॉर्मेशन भेजे और वो सर्वर मेरे साथ भी बातचीत करे, मैं उसको डिक्टेट करूँ कि भाई तुमने कहाँ पे कितना टेम्परेचर रखना है। मेक सेंस? मैंने आइडिया आपको दे दिया है कि भाई IoT बेस्ड इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं, किस तरह चल रही होती है। अब आपको इससे आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे कि आपके घरों के अंदर इस तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं पड़े कि जिनको आप ऑटोमेट कर सकते हैं, या घरों में बहुत ज़्यादा ऐसे काम हैं जिनको आप ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है, या वहाँ पर सेंसर्स एक्चुएटर्स आप लगा के बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑटोमेट करके या आप आसानी पैदा कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ऐसा ना हो कि आप आसानी पैदा करने के चक्कर में और मुश्किल पैदा कर दें। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि आप नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए, लेकिन आप इतने ज़्यादा उसको सोफिस्टिकेटेड कर देते हैं, वो आपके लिए वबाल जान बन जाता है। लेकिन IoT के अंदर जो हमारा IoT बेस्ड इंटरनेट की जो हम 3 मैंने डायमेंशन होते हैं, उसमें ये जो IoT वाला काम है, इसमें क्या है कि भाई हम दुनिया को इतना A1 कर दें, ज़बरदस्त कर दें कि भाई चीज़ें मेरे लिए खुद ब खुद हो जाएं। वाह क्या बात है, क्या ज़िंदगी होगी सोचें। यानी आप कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो है, ठीक है। आपको पूरी इंटरनेशनल दुनिया के अंदर कहीं पे भी चले जाएं, आप एक स्टैंडर्ड करेंसी आप मोबाइल से चीज़ें ले सकते हैं, दे सकते हैं और सारा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। टोकनाइज्ड करेंसी है, कोई इन्फ्लेशन नहीं, कोई रोला नहीं, कोई हुकूमतों का सरदर्दी नहीं, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, किसी को आप मतलब वो नहीं करते। और तीसरा उसमें क्या सीन हो जाएगा कि यानी ऐशी वाली ज़िंदगी है कि आपके रूम, आपके इर्द गिर्द हर चीज़ ऑटोमेटेड है, कोई ड्राइवर नहीं है, गाड़ियाँ ऑटोमेटेड चलती हैं, ठीक है। आपके घर के अंदर क्या सीन है भाई, स्टारलिंक का वाईफाई लगा होगा, ठीक है। और क्या होगा, वो आपको हुकूमत के ये PTCL और ये स्टॉर्म फाइबर शाइबर सब की छुट्टी हो जाएगी। और अभी भी वो दुनिया में काम कर रहा है, पाकिस्तान में भी हुकूमतें रोला डाल रही हैं। तो खैर जब वो आ जाएगा तो आप देखेंगे, जैसे केबल को नहीं रोक सके उसको भी नहीं रोक सकेंगे, लेकिन होगा क्या कि वो आपके 400-500 मीटर ऊपर जो है ना आपकी ज़मीन से वो लगा होगा एक किस्म के वाईफाई का बूस्टर, और आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप जहाँ कहीं जिस भी चीज़ से जा रहे हैं, तो वो आपको इंटरनेट पूरी जो मतलब पहाड़ों की चोटियों पे है, जहाँ कहीं आपको इंटरनेट A1 ज़बरदस्त मिल रहा होगा और आप ये सारा कुछ इंजॉय कर सकेंगे। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिसिटी का मसला खत्म हो जाएगा, आप सोलर पैनल्स के थ्रू आप बिजली खुद बना के अपने लिए अपनी ज़रूरियात पूरी करते रहेंगे और चीज़ें इलेक्ट्रिकल हो जाएंगी। और जितने भी डैम शैम हैं ये मज़ीद बनेंगे इंशाल्लाह, अभी हमारी हुकूमत रोला कर रही है लेकिन ये भी बनेंगे। तो इन शॉर्ट आज की हमारी गपशप थोड़ा फिलोसॉफिकल ज़्यादा हो गई है, आज हमने कोडिंग की साइड पर नहीं गए, आज हमने आपको ज़रा क्लियर किया थोड़ा सा इन डेप्थ जाके, यार सॉकेट प्रोग्रामिंग है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों है, दुनिया के अंदर जो एडवांस अभी हमें नॉलेज चाहिए या एडवांस जो हमने सीखनी है चीज़ें, हमने दुनिया को कम्पीट करना है जहाँ पे जाके, या हमने जो नया अहद एक आ रहा है उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, या हमने AI को कैसे अपना गुलाम बनाना है, या कि AI से बचना कैसे है, ये सारी बातें जो मैंने की आज सबको समझ आ गई हैं आप सबको? अगर तो आई हैं समझ लें कि जो आपने पैसे नहीं भी दिए वो भी पूरे हो गए, 20,000 रुपये का लेक्चर हुआ सबका। लेकिन अगर नहीं तो फिर फारिग हुआ है, आप सबने टाइम वेस्ट किया जहाँ पे। मैमा को समझ आ गई है, रिदा को समझ आ गई है, गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब आज हमारा सेशन फ्रूटफुल रहा है। ऑल दो मेरे आज कज़न्स दोस्त सब आए हुए थे एंड वी हैड दिस पार्टी सीन, बट आई साइड कि नहीं यार आज मैंने सबक देना, सबको कहानियाँ सुनानी है जाके। तो फिर मैं थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ आप लोगों के साथ आ गया सेशन के लिए, एंड वी विल बी गोइंग बैक इंशाल्लाह सून इन फ्यू मिनट्स। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अभी सेशन वाइंड अप कर देंगे। मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर कुछ चीज़ें शेयर की हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने C प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझना है, ठीक है। 32 कीवर्ड्स हैं, किसी ने नहीं हमारे लेक्चर पहले लिए, प्लीज़ वो वीडियोस अपलोडेड हैं 6 के 6 लेक्चर्स की, उनको आपने सुनना है जाके, उनको अच्छे से समझना है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है डोंट हेजिटेट, जस्ट आस्क, ठीक है। C प्रोग्रामिंग इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ़ यू, आगे ये काम आनी है, ये जान नहीं छोड़ने वाली आप सबकी, मैं अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। 32 कीवर्ड्स हैं, उनको यूज़ करके इफ एल्स कैसे लगानी है, लूप्स कैसे लगाने हैं, फंक्शन कैसे लिखने हैं, इनम्स को, अरेज को, बाकी इस तरह के छोटे मोटे डाटा स्ट्रक्चर्स उनको कैसे यूज़ करना है, ये सारा हमने उन लेक्चर्स में बेसिक लेवल पे सारा डिस्कस किया हुआ है। बाकी मैंने आपको बताया था गूगल पे सर्च करके आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है उन प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो आप सब ने जो है ना वो कर देना है। काइंडली टेल द नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इंटरनेट,
ओनली नेम्स, थैंक्स। अच्छा, उसके वो नाम नहीं है ये, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उसके नहीं, ये कोई एकेडमिक टर्म्स नहीं है कि आप इनको किसी को कहेंगे उसको समझ आ जाएगी। मैंने ये आपको ये समझाया है कि इंटरनेट अब इन 3 नहज में मूव करेगा। पहली टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी। अब वो इंटरनेट जो ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी वाली साइड पे मूव करेगा, तो उसकी जो एक टॉप है ना नॉच, जहाँ पे दुनिया को फ़ायदा होगा, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। कि हुकूमतों के और ये माफियाज के कंट्रोल से चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, और दुनिया में जो मेहनत करने वाला होगा सिर्फ वो ऐशी कर रहा होगा। ठीक है, और हर चीज़, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ज़मीन, ये सब कुछ जो है ना ब्लॉकचेन बेस्ड टोकनाइज्ड हो जाएगा। हर चीज़ का एक टोकन होगा, और वो टोकन सेलेबल भी होगा और रिसीवेबल भी होगा, और इस तरह से होगा। यानी अभी जैसे आप कमोडिटीज़ का लेन देन करते हैं ना, तो वो कमोडिटीज़ में हर कमोडिटी का फिर टोकन होगा, और टोकन की बेस पे अपना लेन देन कर रहे होंगे। सोने के अलग टोकन होंगे, चांदी के अलग टोकन होंगे, एंड हर चीज़ का टोकनाइज्ड बेस काम हो जाएगा। ये वाला वर्जन अभी दुनिया इस पर काम कर रही है, इस पर बहुत स्ट्रगल हो रही है, इस पर यूएस और बाकी कंपनीज बहुत काम कर रही हैं। टेल यू, हम पाकिस्तान तो वैसे फारिग हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमने मुल्तान में यहाँ के अपने एसएनएस जॉइंट शुरू की, हमने कहा हम ब्लॉकचेन में काम करना शुरू करेंगे। आई हैड एन आइडिया, मेरा मुल्तान का टारगेट ये था कि यहाँ पे तकरीबन 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, तो थॉट कि 4-5 हज़ार बच्चे हम यहाँ से अपने साथ लिंक करेंगे, और इनिशियली हम इनमें से एटलीस्ट 100 बच्चों को जो है ना हम एडवांस लेवल का नॉलेज देना शुरू कर देंगे। बट वट वी फाउंड फ्रॉम हियर इज़ बिल्कुल मतलब फारिग लोग, कुछ नहीं करना चाहते, थके हुए, सोई हुई कौम। मतलब उनको क्या चाहिए, वो कहते हैं बस 10,000 रुपये हम लगाएं, उसके बाद आप मुझे लाख रुपए कमाने का बस वादा दे दें, बाद में बेशक मैं ना कमाऊँ, वो फिर मैं 10,000 भी दे दूंगा, वरना कुछ नहीं। मतलब दे डोंट वांट टू स्पेंड ऑन देयर सेल्व्स। उनको फ्री भी सिखाएं तो नहीं सीखना चाहते। फारिग अवाम में मिली है यहाँ पे। अब मुझे थोड़ा अफसोस होता है कि शायद मैं अगर लाहौर में कर लेता तो शायद, आई विश कि शायद वहाँ से कुछ अच्छा प्रोजेक्ट हमें मिल जाता, वरना आई डोंट नो। तो मतलब वी आर ट्राइंग थिंग्स आउट। अभी भी देख लें, हमने फ्री किया है, हमारे पास 300 से ज़्यादा फॉर्म्स हैं सब जो फिल हुआ है A02 के, और आप देख लें आप लोग कितने सेशन में। तो मतलब इससे अंदाज़ा ये होता है कि पीपल हाउ मच दे आर सीरियस अबाउट देयर कैरियर्स। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी और मेंटोरशिप की ज़रूरत है। फिर होता है कि यार डिग्री कर लेते हैं, बाद में फारिग घूम रहे होते हैं। इनिशियली जॉब लग भी जाती है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में पिरामिड है। जैसे ही एक लेवल से ऊपर जाते हैं, 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद फिर फारिग हो जाते हैं, एक जगह से ऑफ होते हैं तो फिर कुछ मिल ही नहीं रहा होता, फिर भूख हड़ताल और हर जगह तंगी और परेशानी और जलालत, फिर स्टैंडर्ड हाई कर चुके होते हैं, ज़िंदगी का मसले चल रहे होते हैं फिर। तो उस चीज़ को हम छोड़ते हैं। तो मैंने बताया सबसे पहले क्या चीज़, ब्लॉकचेन बेस्ड। दूसरी चीज़ क्या है जी, मुजम्मिल साहब हैं सेशन में? तो पहली चीज़ मैंने क्या बताई, ब्लॉकचेन बेस्ड। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि भाई वो होगा मेटावर्स, यानी एआई इतना ज़बरदस्त कर जाएगा, इंटरनेट इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, वेब 3.0, मेटावर्स का ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की जो बातें करते हैं वो हो जाएगी। और तीसरी डोमेन मैंने बताई स्मार्ट होम्स वाली, कि भाई अब स्मार्ट इंडस्ट्री भी स्मार्ट होगी, एजुकेशन भी स्मार्ट होगी, हर चीज़ यानी इतना स्मार्ट हो जाएगी ज़िंदगी कि हर चीज़ ऑटोमेशन पे आ जाएगी। तो उस तरफ दुनिया काम करे, तो इन 3 नहज पे काम करी, और इंटरनेट इसके मुताबिक ग्रो करेगा। ठीक है, कि मतलब दुनिया इसके मुताबिक कनेक्टेड होगी, इसको इस तरह से समझें। ठीक है, तो ये इंटरनेट की टाइप्स नहीं है, किसी को ये ना कह दीजिए कि इंटरनेट की टाइप्स नहीं है, वो आप हंसना शुरू कर देगा। ठीक है, समझाने के लिए मैंने कहा था कि इंटरनेट की ग्रोथ अभी इन 3 डायमेंशन में होगी। अब सबको क्लियर है एवरीवन? अगर गलती थी तो ये सब क्लियर हो गया? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ज़बरदस्त हो गया। तो चलें एंड पे हम अपनी थोड़ी सी प्रमोशन भी कर लेते हैं। आई एम प्लानिंग कि हम ना कुछ अगले 1 महीने में ना एक कुछ लोगों को हम अपने साथ एज अ पेड स्टूडेंट्स ज्वाइन करवाएंगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के हवाले से। जिन लोगों को शौक़ हो सिर्फ वो आएँ, और जो वाकई कुछ करना चाहते हो। महीने के अंदर हमारा टारगेट है कि जो बुनियादी बुनियादी इंटरनेट की टेक्नोलॉजीज़ है ना, उस पर हम काम करें, सो दैट के फिर हम इस बड़ी डायमेंशन की तरफ मूव कर सकें, जो मेटावर्स और वेब 3.0 है। जिस बंदे को बेसिक्स ही नहीं आती उसको क्या आएगा। तो इसलिए जो है मैंने देखा है ऑलरेडी, हमें कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स चाहिए थे जो हमें मतलब वेब पे काम कर सकते हो। हमने इंटरव्यू किया तो बस HTML CSS बूटस्ट्रैप jQuery पता नहीं क्या कुछ बताते थे। मैं पहला सवाल पूछता था, छुट्टी हो जाती थी, किसी को कुछ नहीं आता होता था। तो इट वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो प्रैक्टिकल या जिसको कहते हैं ना इंडस्ट्री लेवल का काम तो करवाया नहीं जाता। और जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं उन प्रोफेसरों ने कौन सा कभी का काम किया होता है, और जो स्लाइड्स कहीं से मिलनी वहीं से रट्टा करके पढ़ा दी, या वैसे ही मतलब बस कुछ ना कुछ कोर्स उतने बने बना पड़े होते हैं, वो दिखा दिया एज इट इज़। तो आई जस्ट वांटेड कि मतलब कुछ लोग, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ लोग हम उनको जो है, मैं फ्रंट एंड इंजीनियरिंग सिखाऊंगा भी बाय द नेक्स्ट मंथ, बल्कि नेक्स्ट मंथ क्या, अभी इसी महीने ही अगले हफ्ते से इंशाल्लाह।
उसके लिए हम अभी जो है ना इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, बट दैट इज़ पेड, दैट्स नॉट फ्री। उसकी रीज़न ये है कि फिर वो जाहिर बात है हम उसको कैरियर सपोर्ट भी देंगे 6 माह, और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। ऐड शेड मेरे ख्याल से टीम ने लगाया हुआ है, स्टेटस वगैरह इधर उधर भी। और इस तरह से एक और है जो ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए जो CSIT के लिए नहीं है या हैं भी, तो एटलीस्ट बेसिक लेवल पे अगर आप इस वक्त फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने 4 पैसे कमा के अपना खर्चा कम से कम निकाल सकें, कि हर महीने ज़्यादा नहीं तो $250-300 काम कर सकें, तो ये दोनों या दोनों में से एटलीस्ट एक कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि विद इन 6 मंथ्स अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। तो चलें जी, प्रमोशन भी हो गई, तो आप खुद भी इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप बाकी अपने दाएं बाएं दोस्तों को भी बता सकते हैं, मे बी इफ समवन इज़ इंटरेस्टेड दे कैन जॉइन अस, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। ठीक है जी, तो चलें जी, हमारे पैसे पूरे हो गए, प्रमोशन हो गई। थैंक यू वेरी मच, आपका टाइम काफ़ी ले लिया। सी यू गाइस टुमारो। और कल फिर जो है ना हम क्या कर रहे होंगे, हम सॉकेट प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंडिंग के हद तक हम यहीं रोकेंगे। हम अभी ना बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जब करने लगेंगे, फिर हम सॉकेट प्रोग्रामिंग और बाकी जो हमारी रेलेवेंट प्रोग्रामिंग है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे फिर। ठीक है, सॉकेट प्रोग्रामिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को शायद मुश्किल लगना था, जो नहीं समझ आनी थी, तो इसलिए मैंने वो इनिशियली करवा दिया है, ताकि जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हों डिफरेंट नेचर की, तो हम उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उस प्रॉब्लम के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते जाएंगे। तो फिर डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को भी हम उधर ही डिस्कस करेंगे, डिफरेंट और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी डिस्कस करेंगे। और हमने इस वक्त 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कीवर्ड्स को बेसिकली देख लिया, और सी को यूज़ करते हुए हमने बेसिक्स को देख लिया है। वो क्या आते हैं कि कंडीशंस क्या होती हैं, फेल्स लगाना कैसा होता है, स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, छोटे मोटे ऑपरेटर्स आप सबने देख लिए, एक्सप्रेशंस लिखना आप सबको आ गया कैसे होता है, नहीं आता तो आप सबने प्लीज़ देखना है। ठीक है, और सो दैट कि जब हम मूव ऑन करें तो फिर हम मूव ऑन ही कर रहे हो, ये ना हो कि आप फिर मूव बैक कर रहे हो, आपको समझ ही ना आ रही हो। तो विद दिस नोट, अगेन एंड अगेन थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, एंड बाय बाय फॉर नाउ।